गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने कल देखा हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्व के बारे में, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित चीज़ों के बारे में। आज हम लोग देखेंगे मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। तो सबसे पहले परिचय जान लेते हैं। चूँकि हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व अब खत्म होने को था और एक नई संस्कृति जन्म ले रही थी, तो हड़प्पा सभ्यता के पश्चात 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक भारतीय इतिहास की विषय वस्तु ऋग्वैदिक काल पर केंद्रित रही। यानी उस समय ऋग्वेद लिखा जा चुका था और ऋग्वेद ही अपने जीवन का प्रमुख आधार था। ऋग्वेद को ही लोग आधार मानकर उसके आधार पर नियमों पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो उस समय अगर ऋग्वेद को अगर देखा जाए तो उस समय की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का पता चलता है। चूँकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता रही है, परंतु उसके ठीक विपरीत जो ऋग्वैदिक कालीन है या उसके बाद ऋग्वेद के बाद के जो काल है जिसे उत्तर वैदिक कालीन माना जाता है, इन सब में जो सभ्यता या संस्कृति जो रही है वो ग्रामीण संस्कृति आ गई। यानी हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता रही, परंतु वैदिक कालीन सभ्यता जो ऋग्वैदिक कालीन हो और उसके बाद उत्तर वैदिक कालीन हो, ऋग्वेद के बाद की काल के समय हो, ये आपका ग्रामीण सभ्यता आ गई। 1000 से ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में 3 अन्य वेद सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद लिखे गए। इस काल में राजा निरंकुशता की ओर अग्रसर हुआ और समाज में महिलाओं की स्थिति में ह्रास हुआ। चूँकि पहले हम लोगों ने देखा हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे उत्तर वैदिक कालीन में, ऋग्वैदिक कालीन में सभ्यता में महिलाओं की स्थिति का ह्रास हुआ। 600 ईस्वी पूर्व भारत में बौद्ध एवं जैन धर्म का धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ और उस समय इसी दौरान 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। भारतीय इतिहास में अगर जनपदों का जिक्र करें तो 16 महाजनपद अस्तित्व में आए और इनमें से भी मगध महाजनपद सबसे ज़्यादा प्रमुख था। 300 ईस्वी पूर्व यहीं मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। मौर्य साम्राज्य, और हम लोग इस चैप्टर में मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त साम्राज्य के बारे में ही जानेंगे। तो अब हम लोग दूसरा देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। हम लोग इतिहास को जानने के लिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए, चूँकि पहले हमने हड़प्पा सभ्यता में देखा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के लिए हमने खुदाई का सहारा लिया गया और खुदाई के दौरान जो चीज़ें प्राप्त हुई उसको हम लोगों ने कार्बन डेटिंग विधि से पता किया कि हाँ ये किस काल का, और उसके समय पीरियड से देखकर ये अनुमान लगाया गया कि हाँ ये इतने साल से पुरानी है, इतने साल पुरानी, और ये चीज़ें हड़प्पा सभ्यता से आई। अब हम लोग चूँकि अब सभ्यता शुरू हो गई थी, पुस्तकों का निर्माण हो गया था, स्रोतों का निर्माण हो गया था, अभिलेख लिखे जा रहे होंगे, तो किसी भी प्राचीन भारतीय सभ्यता के इतिहास के अध्ययन के स्रोत को जानने के लिए हम लोग 3 भाग इसको देखते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, जिसमें पुस्तकों का वर्णन होता है, साहित्य का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, यानी पुरातात्विक चीज़ों का, जैसे अभिलेख हो गए, खंडहर हो गए, इन सब चीज़ों को मोहरें हो गई, ये सब चीज़ें पुरातात्विक स्रोत में आ जाती हैं। और तीसरा होता है विदेशी यात्रियों का वर्णन, यानी उस दौरान, उस सभ्यता के दौरान विदेशी यात्री जो भ्रमण करने आए होंगे और वो लोग अपने जो यात्रा वृत्तांत या अपने उस समय के तत्कालीन बारे में जो कुछ लिखे होंगे, वो सब चीज़ें विदेशी यात्रियों का वर्णन में ये ऐतिहासिक स्रोत में आती हैं। तो हम लोग सबसे पहले साहित्यिक स्रोत देखेंगे। साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है धार्मिक स्रोत और दूसरा होता है लौकिक स्रोत या लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। यानी कि पहला जो धार्मिक साहित्य यानी धर्म से जुड़ा हुआ, पर्टिकुलर एक धर्म के साथ में जुड़ा हुआ साहित्य है, जो धर्म के बारे में भी बताता है और उससे संबंधित सामाजिक और आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बारे में बताता है। और दूसरा है धर्मेतर साहित्य या लौकिक साहित्य, यानी और अन्य साहित्य जो है, जो धर्म से इतर यानी धर्म से अलग है, धर्म से परे है, वैसे साहित्य को लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य भी 4 भागों में बटा हुआ है। धार्मिक साहित्य भी 4 भागों में बटा हुआ है। पहला है ब्राह्मण साहित्य, यानी वो पुस्तकें, वैसी धार्मिक पुस्तकें जो ब्राह्मणों ने लिखी हैं, जिसके लेखक ब्राह्मण रहे हैं, वो या ब्राह्मणों ने उनकी रचना की है, वो धार्मिक साहित्य ब्राह्मण साहित्य के रूप में जाना जाता है। फिर दूसरा आता है बौद्ध साहित्य, यानी बौद्ध धर्मावलंबियों ने जो साहित्य लिखा या जो पुस्तकें लिखी,
अपने धर्म से संबंधित और उस समय के राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के बारे में जो लिखा वो बौद्ध साहित्य आया। फिर आया जैन साहित्य। जैन साहित्य भी अपने अपने उस समय के समाज के बारे में, उस समय की राजनीतिक आर्थिक स्थिति के बारे में जैन धर्मावलंबियों ने जो लिखा गया वो जैन साहित्य कहलाया। और चौथा आया महाकाव्य। महाकाव्य यानी वैसी पुस्तकें जो बहुत विशाल स्तर पर लिखी गई या काव्यों में मतलब बहुत ज़्यादा उनमें श्लोकों की संख्या रही या पुस्तकें बहुत विशाल स्थिति में रहीं, वो महाकाव्य कहलाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद आते हैं। उसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। कई ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए जिसमें ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, वाजस्नेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, पंचविंश तांडव एवं गोपथ ब्राह्मण आदि आते हैं। फिर उपनिषद हैं, आरण्यक उपनिषद, इनकी संख्या 108 है जिसमें ईश, केन, प्रश्न, मुंडक, छांदोग्य, बृहदारण्यक उपनिषद आदि प्रमुख माने जाते हैं। फिर आता है वेदांग यानी वेदों का छोटा सा अंग जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष आते हैं। स्मृति साहित्य एवं पुराण, इनकी संख्या 18 है इत्यादि। ये सब ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं। तो स्मृति साहित्य में जैसे मनुस्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, ये सब चीज़ें यानी स्मृति यानी अपने अनुभव, अपने ज्ञान के आधार पर को पुस्तक के रूप में परिवर्तित करके इन लोगों ने अपनी स्मृति को लिखा है। जो आज स्मृति जो उस समय के तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में वर्णित करती है। अब हम लोग फिर देखते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। जातक कथाएं, दीपवंश एवं महावंश, मिलिंद पन्हो एवं अंगुत्तर निकाय आदि आते हैं। इनमें हमें प्राचीन भारत, खासकर बौद्ध धर्म, बुद्धकालीन समाज के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। फिर आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है जिसके 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण और 14 पर्व आते हैं। अन्य जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, हरिवंश पुराण, कल्पसूत्र आदि आते हैं। इस समय इन पुस्तकों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ साथ भगवान महावीर स्वामी के समय के कालीन के समाज के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिल जाती है। उसके बाद अंत में आता है महाकाव्य। महाकाव्य भारतीय इतिहास में सिर्फ 2 ही माने जाते हैं, रामायण और महाभारत। और रामायण महाभारत के बारे में तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना पीरियड है, टीवी पे रामायण और महाभारत दिखाया गया है, कई बार दिखाया गया, अभी भी कुछ चैनलों में महाभारत और रामायण चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को अगर रामायण उस समय के अगर हम लोग इस कहानी को छोड़ दें, रामायण में क्या हुआ, राम कौन थे, और अगर उस समय इन सब चीज़ों को छोड़कर अगर इतिहास की दृष्टि से हम लोग रामायण या महाभारत को देखें तो हमें उस समय पता चलता है कि रामायण में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, पुरुषों की स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी। सोने की लंका रावण की थी, यानी कि आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध था लंका। महाभारत में अगर आ जाएँ तो कई सारे ब्रह्मास्त्रों का उपयोग किया गया है। आपका इंद्रप्रस्थ नगरी जो कि कई तरह से जादुई तरीके से भरी हुई थी, इस तरह की चीज़ें आपको और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी महाभारत और रामायण में। अगर हम उस कहानी को छोड़कर बाकी उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति को देखें तो समझ में आता है कि किस तरह से रामायण या महाभारत का अस्तित्व था। तो ये चारों हुए धार्मिक साहित्य। इसके बाद आता है धर्मेतर साहित्य, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य को भी अगर हम लोग देखें तो उसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी यह पूरी तरह इतिहास के बारे में वर्णित है, पूरी तरह ऐतिहासिक ग्रंथ है जो पुख्ता प्रमाण के साथ में लिखा गया है। दूसरा होता है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी कि ये इतिहास के साथ साथ इतिहास को पूर्णतः व्यक्त नहीं करता, परंतु आधा इतिहास है जो कि पुष्टा प्रमाण के साथ है। और तीसरा है जीवनी साहित्य, यानी कई लोगों ने अपने जीवनियाँ लिखी हैं और उन सब चीज़ों से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो पहला आता है ऐतिहासिक ग्रंथ में अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, जिसे हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, और जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने तो उनके राजा में मंत्री भी रहे।
जो मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास, भारतीय इतिहास के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी देती है। दूसरा आता है राजतरंगिणी। कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। आज हम लोग कश्मीर को आधा पाकिस्तान आधा भारत में है, लेकिन उस समय कश्मीर के बारे में जो पूर्ण जानकारी अगर मिलती है कि कश्मीर में राजवंश कैसा था, कश्मीर के लोगों का रहन सहन कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में अगर जानकारी देखनी है तो राजतरंगिणी जो कल्हण द्वारा रचित है उनके बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी मिलता है। इसके अलावा सोमेश्वर कृत रसमाला, मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर कृत प्रबंध कोश इत्यादि भी प्राचीन इतिहास के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। दूसरा आता है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त द्वारा लिखा गया था, चाणक्य की कूटनीति द्वारा नंद वंश की समाप्ति एवं चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण यानी क्या बोला जाता है, राज्याभिषेक के बारे में जानकारी देते हैं। यानी मुद्रा राक्षस भी जो है वो मौर्यकालीन, खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के समय के इतिहास के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी देता है। उसके बाद अष्टाध्यायी, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी मौर्य पूर्व एवं मौर्य युगीन राजनीति पर प्रकाश डालता है। पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी जो साहित्य है वो मौर्य से पूर्व यानी चंद्रगुप्त मौर्य से पहले के युग के बारे में और मौर्य युग के बारे में बहुत विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त किया जा सकता है उस पुस्तक के द्वारा। उसके बाद आता है महाभाष्य। पतंजलि शुंग सम्राट पुष्ययुंग के पुरोहित थे। इनके ग्रंथ महाभाष्य से हमें शुंगकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। मौर्य काल के बाद में शुंग वंश का शासन मगध पर हुआ था और शुंगकालीन वंश के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करें तो महाभाष्य इसका सबसे अच्छा स्रोत है, जिससे हमें पुष्यमित्र शुंग और उस शुंग वंश के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आता है मालविका अग्निमित्र। कालिदास कृत मालविका अग्निमित्र भी शुंगकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कालिदास द्वारा लिखित है मालविका अग्निमित्र, इसके बारे में हम लोग शुंगकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है जीवनी ग्रंथ, यानी किसी द्वारा लिखी गई जीवनियाँ। जीवनी ग्रंथ में अश्वघोष द्वारा कृत बुद्ध चरित्र गौतम बुद्ध के चरित्र पर प्रकाश डालता है। बाणभट्ट कृत हर्ष चरित्र राजा हर्षवर्धन या सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालता है। विल्हण कृत विक्रमांक देव चरित्र कल्याणी के चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य षष्ठम का विस्तृत रूप से वर्णन करता है। जयनायक कृत पृथ्वीराज विजय एवं चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के जीवन पर प्रकाश डालता है। इस तरह से आज हम लोगों ने देखा भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य, ऐतिहासिक ग्रंथ वगैरह के बारे में आज हम लोगों ने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।